Good morning to all of you. Myself Madhur Trivedi. In this video we will discuss about आर्टिकल 22 क्लॉज 4। हमने देखा था कि आर्टिकल 22 क्या होता है। तो आर्टिकल 22 में हमने देखा था प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन और अरेस्ट, मतलब कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जिनके थ्रू जब डिटेंशन में यानी इम्प्रिजनमेंट जेल जैसी सिचुएशन बनती है या कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उस समय कौन कौन से व्यक्ति के पास राइट होते हैं जो कि इंडियन सिटीजन होता है उसके पास। तो हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्या कहता है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ये कहता है कि हर व्यक्ति के पास जो भी अरेस्ट हो तो उसको प्रॉपर रीज़न पता हो कि उसका अरेस्ट जो है उसको अरेस्ट क्यों किया गया है। तो वो आर्टिकल 22 क्लॉज 2 इसका मीन्स क्या है कि उसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो कि आईआरएस ऑफिसर होता है उसके पास जाने की पूरी छूट हो, उसके पास ये पूरा राइट हो। क्यों? क्योंकि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो जुडिशरी की कस्टडी दे दे या तो पुलिस की कस्टडी दे दे। जो क्रिमिनल्स होते हैं तो वो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो डेंजर है वो है पुलिस की कस्टडी, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कस्टडियल वॉयलेंस हो जाएगा, इसीलिए सब चाहते हैं कि हमको जुडिशरी की कस्टडी मिले या तो हमको बिल्कुल वहाँ से फ्रीडम मिल जाए, हाँ हट ही जाए, हाँ वो केस सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए वो जुडिशरी मजिस्ट्रेट के पास जाना पसंद करते हैं यहाँ, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है आईआरएस अधिकारी है तो उसके पास एज अ जज ही उस समय पावर्स होती हैं। तो वो उसके पास पावर्स तो होती है लेकिन उसके पास राइट क्या है, क्या क्या वो कर सकता है। तो वो जुडिशियरी कस्टडी दे सकता है और पुलिस की कस्टडी दे सकता है। अब हम देखेंगे हाँ, और आर्टिकल 22 क्लॉज 3 का मतलब क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 का मतलब होता है कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जिसमें क्या है कि जो अ पर्सन हु इज अरेस्ट हैव द राइट टू इन्फॉर्म द रीज़न ऑफ द अरेस्ट। तो ये हो गया आर्टिकल 22 क्लॉज 1। लेकिन जो आर्टिकल 22 क्लॉज 2 था उसका मतलब होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाए। लेकिन ये दोनों राइट्स आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ये दोनों कब लागू नहीं होंगे, तो वहीं आर्टिकल 22 क्लॉज 3 है जिसमें बताया है जब इनेमी एलियंस होंगे या तो क्या होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब होता है नज़रबंदी। अगर किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया गया है अपने ही हाउस में तो इसका मतलब कि वो ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन ला सकता है जिसकी वजह से कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हेल्ड हो सकती है। इसीलिए क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 जैसे जो राइट्स हैं वो नहीं मिलते हैं जो पर्सन होता है जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन मिलता है। और क्या होता है, और इनेमी एलियंस के लिए, इनेमी एलियंस मतलब जो हमारे पड़ोसी दुश्मन देश हैं उन लोगों के लिए, जैसे पाकिस्तान, तो इनके लिए भी अगर जैसे वहाँ से कोई एजेंट आता है और अगर कोई भी व्यक्ति टेररिज्म एक्टिविटीज़ करता है, अगर वो इनेमी एलियन पाया जाता है तो फिर उनके लिए भी आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 राइट्स लागू नहीं होंगे। यही क्या है आर्टिकल 22 क्लॉज 3। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 22 क्लॉज 4। इसमें हम देखेंगे फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन द टाइमिंग और द ड्यूरेशन शुड नॉट बी ओवर 3 मंथ्स। इसका मतलब है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि नज़रबंदी है उसमें 3 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को हाउस में बंद कर दिया गया है उस किसी पर्सन को, तो अगर 3 मंथ से ज़्यादा उसके लिए नज़रबंदी है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये इलीगल प्रोसेस माना जाता है। लीगल प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि पनिशिएटिव प्रिवेंशन डे पनिशिएटिव डिटेंशन डे, जिसमें होता है कि जब क्राइम हेल्ड हो पता है कि क्राइम उसी ने व्यक्ति ने किया है पर्सन ने, तो फिर जो पनिशिएटिव डिटेंशन है वो लीगल में आ जाता है। लेकिन ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये नज़रबंदी जो है इसको इलीगल प्रक्रिया माना जाता है कि अभी कोई हेल्ड क्राइम हुआ नहीं है और पहले से नज़रबंद कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए इसकी जो ड्यूरेशन हो वो कम से कम हो, इसीलिए 3 मंथ की ड्यूरेशन रखी गई है। फिर यही क्या है आर्टिकल 22 क्लॉज 4, इफ डिटेंशन वांट टू इंक्रीज, अगर डिटेंशन यानी कि जो जेल है या नज़रबंदी है तो इन सबको अगर बढ़ाना चाहते हो, इफ डिटेंशन वांट टू इंक्रीज, यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हो रही है, इफ प्रिवेंटिव डिटेंशन वांट टू इंक्रीज इट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि जो एडवाइजरी बोर्ड है जो कि बना हुआ है किससे,
हाई कोर्ट के जजेस से, जो हाई कोर्ट का जज होते हैं हाई कोर्ट्स के, तो उनके पास ये पावर्स हैं कि वो इसमें कोई भी बात कहे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कितना लॉन्ग पीरियड उसका होना चाहिए, तो प्रॉपर अगर उसकी टाइमिंग को बढ़ाना है, नज़रबंदी की जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको अगर उसकी टाइमिंग को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो फिर क्या करना होगा, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जो है उसके पास उसकी सलाह लेनी पड़ेगी रिकमेंडेशन पे उसकी, जो कि रिकमेंडेशन में कौन लोग होते हैं, जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, तो फिर ये करना पड़ेगा। इसीलिए जो अब हम आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में हमने क्या समझा कि केवल प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो 3 मंथ्स की ही हो सकती है या 2 मंथ्स की हो सकती है, लेकिन अगर उसके टाइम को एक्सपेंड करना है तो हाई कोर्ट की जो जजेस की बेंच होती है, एडवाइजरी बोर्ड जो होता है, उनसे रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। ये हो गया आर्टिकल 22 क्लॉज 4। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिकल 22 क्लॉज 5। इसमें क्या है, इन डिटेंशन केशन द डिटेन्ड हैज़ राइट टू सीक लीगल असिस्टेंट। ऑन डिटेंशन केसेस द डिटेन्ड हैज़ राइट टू सीक लीगल असिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि जो डिटेन्ड है वो लीगल प्रक्रिया कर सके, मतलब जो लीगल असिस्टेंस है पूरी बात जान सके। हाँ, उस समय जो डिटेंशन नज़रबंद व्यक्ति है तो उसके पास पूरा पूरा राइट है ऑन डिटेंशन केशन, जब नज़रबंदी की केसेस हो तो क्या हो, जो डिटेन्ड हो, जो नज़रबंद किया गया है, तो उसके पास राइट हो लीगल असिस्टेंस, मतलब जो लीगल चीज़ें हैं उनको तो कम से कम प्रक्रिया, जैसे लॉयर्स वगैरह हेल्ड करना है, ये सारी चीज़ें, या अपने आप सफाई देना है कुछ किसी व्यक्ति को, तो ये सारी जो हैं जैसे हैबियस कॉर्पस, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें रखी गई आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में कि उसके पास ये राइट हो उस समय एक्चुअली, ताकि वो लीगल जो असिस्टेंस है वो तो कम से कम एक्वायर कर सके, जैसे लॉयर्स वगैरह को हेल्प करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 22 क्लॉज 7। इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज टू प्रोवाइड मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन। ये इंपॉर्टेंट राइट है। आर्टिकल 22 क्लॉज 7 ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉज बना सकती है टू प्रोवाइड मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन। मतलब अगर नज़रबंदी जैसी कंडीशन है तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसके लिए अलग से कोई भी लॉ ले आए। जैसे बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो कि अलग से लाए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब भी कोई भी लॉ ऐसा हो जाता है जो कि जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल, जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूशनल गोल हो किसी भी लॉ का, ऐसा जैसे जब ड्राफ्टिंग कमेटी हेल्ड हो रही थी उस समय जब कोई भी लॉ बने होते हैं, जैसे 1950 में जो लॉ बने, तो वो जो सारे अगर लॉज हैं, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उस समय की कंडीशन जो रही होगी उसके हिसाब से तो वो सही थे, लेकिन इस समय जो कंडीशन है उसके हिसाब से सही नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट उनमें तो संशोधन भले ही ना करे लेकिन कुछ ऐसे लॉज को ले आए, हाँ, या उनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड कर ले जिनके थ्रू नए लॉज को वो प्रैक्टिस में ला सकती है। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो डिटेंशन में भी अगर लॉ चाहे तो दे सकती है, उसके पीरियड के टाइम को बढ़ा सकती है। तो ये सब सारी पावर्स किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। अब हम देखेंगे 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट जो है वो कहीं कहीं जगहों पे बहुत विस्तार में मिलता है। जैसे रिजर्वेशन के केसेस में हम देखेंगे आर्टिकल 42 अमेंडमेंट जो है, 42 अमेंडमेंट वो भी बहुत मेन है, क्योंकि वो ये सारे जो अमेंडमेंट्स हैं ये सारे इमरजेंसी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने पहले देखा था जब रिजर्वेशन इन सब की बात चल रही थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इन सब की बात चल रही थी, तो हमने देखा था 44th अमेंडमेंट के बारे में। लेकिन यहाँ पे भी डिटेंशन से रिलेटेड क्या इसमें कहा गया, तो इसमें कहा गया द मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड कैन बी ब्रॉट फ्रॉम 2 to 3rd मंथ। इसका मतलब है अगर मैक्सिमम 44th अमेंडमेंट में कहा गया था कि मैक्सिमम जो पीरियड है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, वो बढ़ाया जा सकता है कहाँ से कहाँ तक, 2 मंथ से लेकर के 3 मंथ तक, मतलब 2 महीने से लेकर 3 महीने तक बढ़ाओ। इससे ज़्यादा अगर एक्सपेंड कर रहे हो तो उसके लिए कोई लॉ बनाओ, या तो क्या करो, रिकमेंडेशन लो एडवाइजरी बोर्ड की। तो ये है 44th अमेंडमेंट। फिर एक केस इससे रिलेटेड हेल्ड हुआ, और फिर उसके बाद आर्टिकल 22 जो है प्रिवेंशन अगेंस्ट डिटेंशन, तो ये जो है आर्टिकल 22 यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब ये लास्ट केस है प्रेम नारायण केस, तो हम देखेंगे। जब भी कोई भी लॉ बनता है तो उसके तुरंत बाद कुछ ना कुछ केसेस अराइज होते हैं। वैसे ही तो इन्हीं केसेस में हम देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट केस केवल ये है आर्टिकल 22 के लिए कि प्रेम नारायण केस। इसमें क्या हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट शुड हैव रीजनेबल ग्राउंड टू इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज।
मतलब गवर्नमेंट जो है फालतू में किसी व्यक्ति को डिटेंशन नहीं दे दे, नज़रबंदी नहीं दे दे। गवर्नमेंट के पास टोटल रीज़न होना चाहिए किस लिए दे रहे हैं किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब नज़रबंद अगर किसी व्यक्ति को कर रहे हो तो पूरा रीज़न होना चाहिए कि अगर वो छूट जाएगा तो कुछ ना कुछ ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाएगी। वास्तविकता में उसके पास प्रॉपर गवर्नमेंट के पास रीज़न होना चाहिए। ये किसने कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। बस यहीं तक की आर्टिकल 22 था। अब हम इसके बाद समझेंगे आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 32 तक की हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद और भी आर्टिकल्स पे बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।